नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल के चुनाव के जो नतीजे हैं वो सबके लिए चौंकाने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इन नतीजों से चौंका ना हो। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत किसी के समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि परसों शाम तक बीजेपी के लोग भी ये कह रहे थे कि इस बार तो हमारी सरकार गई, और कल शाम तक ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार आना छोड़िए, कांग्रेस की सिर्फ 3 सीटें बढ़ सकी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आ गई। दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में जितने सारे खेले किए गए थे उसके बाद ये लग रहा था, काफी सारे लोग ये बात कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जोड़ तोड़ से सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। लेकिन नतीजे ऐसे आए कि 5 मनोनीत सदस्य अगर कर भी दे, मान लीजिए उपराज्यपाल 5 लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के 5 लोगों को वहां पर मेंबर बना भी दे विधानसभा का, तो भी बीजेपी की सरकार तो छोड़ दीजिए, बीजेपी की सरकार के आसपास पहुंचने का भी कहीं कोई रास्ता मिला नहीं है। तो आखिर सवाल यह है कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी और जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। हरियाणा को लेकर यह सच है कि जितने भी पोलस्टर्स थे, जितने भी आपके सर्वे हुए थे, जितने भी आपके रिजल्ट्स आ रहे थे, सब यही कह रहे थे, जो लोग वहां से घूम के आ रहे थे उनमें से भी ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि कांग्रेस जीत जाएगी। हो सकता है बहुत सीटें नहीं मिले, बहुत लोग 45 तक ले जा रहे थे, कोई 60 तक ले जा रहा था, लेकिन कांग्रेस की जीत की बात सभी कर रहे थे। यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पत्रकार हैं वो भी कह रहे थे कि कांग्रेस की जो जीत है वो लगभग वहां पर पक्की है। सवाल बस ये है कि सीटें कितनी आती हैं। बहुत सारे लोग तो सिंगल डिजिट और डबल डिजिट की भी बात कर रहे थे। ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो ये सब पलट गया। जाहिर है सबसे पहले जिसकी ओर इशारा किया गया, ईवीएम की ओर इशारा किया गया कि ईवीएम की गड़बड़ी थी, ये किया गया, 99% चार्ज थी, 90% चार्ज थी। बहुत सीधा सवाल है भाई, अगर आपको ईवीएम से परेशानी थी तो लोकसभा चुनाव के बाद जब एडीआर ने अपनी रिपोर्ट दी कि 70-80 सीटों पर खेला हुआ है, वहां पर जितने वोट पड़े हैं उससे कम या ज्यादा गिने गए हैं, तो पूरी की पूरी कांग्रेस खामोश क्यों बैठी हुई थी? आप याद कीजिए, चुनावी चंदे का जो मामला था, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, उस पर भी कांग्रेस खामोश थी। कोर्ट में कौन गया? एडीआर गया। एडीआर के कोर्ट में जाने के बाद फैसला हुआ, उसके बाद सब कुछ सामने आया, तब कांग्रेस बोलने लगी। अब जब चुनाव का रिजल्ट आ गया है और आप हार गए हैं, आप ईवीएम का सवाल उठाएंगे तो कोई नहीं सुनने वाला है। सवाल आपको तब उठाना था जब लोकसभा का रिजल्ट आया था और उस रिजल्ट के तुरंत बाद एडीआर ने अपनी रिपोर्ट दी थी और लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसको लेकर आपको जनता के बीच में जाना था, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना था। कम से कम इतना तो दिखता कि आप हरकत में हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर दिग्विजय सिंह जी को छोड़ दिया जाए तो ईवीएम के मामले में कांग्रेस के नेता हमेशा खामोश रहते हैं। तो अब ईवीएम का रोना रोने का तो कोई मतलब है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम से कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है ईवीएम से बहुत कुछ हुआ हो, लेकिन अब जब आप बात करेंगे तो यही कहा जाएगा कि हार गए तो ईवीएम का रोना रो रहे हैं। कांग्रेस क्यों हारती है? जहां भी सीधी फाइट होती है वहां कांग्रेस क्यों हार जाती है? मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आप गिनते चले जाइए, जहां रीजनल पार्टीज के साथ वो नहीं है और सीधी बीजेपी की टक्कर में है, वहां लगातार वो हार रही है। उसकी वजहें क्या है? 9 वजहें मेरे समझ में आती हैं। वो 9 वजहें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली वजह तो यह है कि जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो स्थानीय नेता होते हैं, जो अपने आप को सब बहुत बड़ा तोप समझते हैं, वो एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं कि हमारे आदमी को कितना टिकट मिल जाए, उनके आदमी का कितना टिकट कट जाए। ये सबसे बड़ी बात होती है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो। दोनों जगहों पे हमने यही देखा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को उठा के पूरा इलेक्शन आपने दे दिया। कमलनाथ जी ने अपने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। उनको लगा कि लहर है, इसमें सब जीत जाएंगे, सारे के सारे हारे। और दूसरी कोशिश जो दिग्विजय सिंह के उम्मीदवार थे उनको हराने की गई। यही काम छत्तीसगढ़ में हुआ जब भूपेश बघेल और केपी सिंह देव के बीच खेल चला। भूपेश बघेल उनके उम्मीदवारों को हरा रहे थे और वो केपी सिंह देव जी जो हैं वो भूपेश बघेल के उम्मीदवारों को हरा रहे थे। नतीजा क्या? सब हार गए। छत्तीसगढ़ हाथ से निकल गया। एक दिन पहले तक कांग्रेस बहुत अहंकार में थी, स्थानीय कांग्रेस, और अगले दिन निकल गया। यही खेल यहां पर भी हुआ है। कल तक लड़ाई चल रही थी, परसों तक लड़ाई चल रही थी, कल तो खैर रिजल्ट आया कि भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे या कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बन जाओ, अब जिसका मन करे जाके शपथ ले लो भाई। हो गया, सबके मन की शांति हो गई। हार गई पार्टी, अब जो करना है कर लो। शैलजा जी ने जितने टिकट दिलाए सारे हार गए। चित्रा सरवारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
ठीक है, एक सवाल तो यह है कि उनके पिताजी चौधरी निर्मल सिंह को टिकट अंबाला सिटी से मिला था, वो अंबाला कैंट से मांग रही थी, तो पार्टी के अपने सिद्धांत के हिसाब से बाप बेटी को एक साथ टिकट देना थोड़ा गड़बड़ हो सकता था। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको लड़ना है तो इस तरह की गड़बड़ियों की बात सोचना छोड़ देना होगा। अगर इस तरह की गड़बड़ियों की बात सोचेंगे, कभी नहीं जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक काम होता है, हमेशा विनेबल कैंडिडेट को वोट देती है। वहां पे जो उसके सिटिंग एमएलए थे उसका भी टिकट काटा गया, लेकिन आपकी जो अपनी सीटें थी उन पे एक भी सिटिंग एमएलए का आपने टिकट नहीं काटा, ज्यादातर हार गए हैं। अब चित्रा सरवारा जी का टिकट कटवाया शैलजा जी ने, और वहां पे खेल क्या हुआ? अंबाला कैंट में चित्रा सरवारा हारी हैं 7,277 वोट से, 7277 से। और जो परविंदर पाल परी हैं, जिनको टिकट दिलवाया गया कांग्रेस से, वो तीसरे नंबर पे रहे, उनको 45,389 वोट मिले, 45,389 वोट्स मिले। अब सोचिए कि अगर कांग्रेस यहां पर एक होकर लड़ती तो यहां पर जीत बिल्कुल आसान थी और निश्चित थी, अनिल विज बुरी तरह से हारते। लेकिन नहीं साहब, शैलजा जी ने टिकट कटवाया चित्रा सरवारा का। चित्रा सरवारा निर्दलीय लड़ी, वो सेकंड पोजीशन आई और कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर थर्ड पोजीशन पे आया। बल्लभगढ़ में देख लीजिए, शारदा राठौर का टिकट काट के दिया गया मिसेस पराग शर्मा को। पराग शर्मा को कितना वोट मिला है पता है? 8,674, बस तीसरे या चौथे स्थान पे वो रही हैं। इस तरह से टिकट दिलवाए गए। तो जो आपसी रस्सा कस्सी होती है एक दूसरे के कैंडिडेट को हराने की, रूठने की और मनाने की, शैलजा जी रूठ के बैठ गई और गई नहीं प्रचार करने। ठीक है, राहुल गांधी गए, हाथ हाथ मिलवा दिए, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर आप फील्ड में नहीं जा रहे हैं, अगर आप रोज लोगों से नहीं मिल रहे हैं, अपने लोगों को चुनाव में नहीं लगा रहे हैं, जनता जानती है कि आप नाराज हैं और इसका निश्चित रूप से असर पड़ा दलित वोटों पर। दूसरा उसी से जुड़ा हुआ कारण है पुराने चुके हुए नेता। आप देखिए, भाजपा जीतती है हरियाणा, खट्टर को मुख्यमंत्री बनाती है, उसके बाद हटाकर बिल्कुल नया चेहरा नायब सिंह सैनी को लाकर बिठा देती है। आपके वही लोग लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मतलब बाल रंगे हुए हैं उनके, इसका मतलब ये थोड़े जवान है। कोई 75 का हो गया, कोई 80 का हो गया, लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। जब तक कब्र में ना चला जाए तब तक सबको मुख्यमंत्री बने रहना है। कोई नए लोगों को जगह देने के लिए तैयार ही नहीं है। वही आपके पिटे पिटाए नाम, जिनकी सरकारें किसी जमाने में गई थी, जिनसे लोग नाराज थे, उन्हीं को आप हर बार ले आते हैं। नए लोगों को कहीं आने की जगह नहीं मिलती है। और तीसरा कारण है दलाल पत्रकार। ऐसे पत्रकार जो 24 घंटे गुण गाते रहते हैं हर चीज का। दो ही काम है उनका, जहां चुनाव हो 24 घंटे जिताते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराते रहते हैं। यही एमपी में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ। जो बिके हुए पत्रकार थे, कोई 70 सीट दिलाता है, कोई 90 सीट दिलाता है, कोई भाजपा को सिंगल डिजिट में डाल देता है। मैं आपको एक बात बताऊं, 15-20 दिन पहले मैंने एक स्टेटस लिखा, क्योंकि हरियाणा के कई दोस्तों से बात हुई थी, तो मैंने ट्विटर पे लिखा कि जो चल रहा है, जिस तरह अंदर की खींचतान चल रही है, अगर वही चलती रही तो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाली है। यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो सकता है, हरियाणा में कांग्रेस का कोई नहीं आया बात करने के लिए। लेकिन एक पत्रकार महोदय ने उसको रिट्वीट करके लिखा कि आपने बंगाल में भी यही गलती की थी, जबकि मैंने बंगाल के चुनाव पे कुछ कहा ही नहीं था। जब मैंने चुनौती दी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, भाई बताइए बंगाल पे मैंने क्या कहा था, और पूर्ण बहुमत से जिता रहे थे। कल जब मैंने याद दिलाया तो नहीं आया बात करने के लिए। ये जो इस तरह के लोग हैं, जो व्यूज के लिए 24 घंटे इस तरह से लगे रहते हैं, या फिर जो भी वजह हो, वजह मैं नहीं जानता, ये दलाल पत्रकार, और यही पत्रकार राहुल गांधी के आसपास पाए जाएंगे, राहुल गांधी की मीटिंग्स में पाए जाएंगे। ये पत्रकार आपको कांग्रेस के दफ्तर में पाए जाएंगे। ये उनके प्रिय पत्रकार होते हैं। जबकि जरूरत यह है कि कबीरदास को याद कीजिए, निंदक नीरे राखिए। जो आपकी गलतियां बता सके उसको भी पास में रखिए, लेकिन नहीं रखा जाता है। यह चौथा कारण था कि राहुल गांधी के आसपास भी इस तरह के लोग ही रहते हैं। पांचवा एक और कारण है, कांग्रेस के अंदर की आरएसएस। कांग्रेस के अंदर ऐसे लोगों की भरमार है जिनकी विचारधारा और आरएसएस में कहीं कोई फर्क नहीं है। हिमाचल का एग्जाम्पल देख लीजिए। हिमाचल में उस मस्जिद को लेकर वहां के मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, क्या लोगों ने सुना नहीं होगा? और भाई साहब, जब ओरिजिनल आरएसएस और बीजेपी है तो उसकी नकल करने वाले आपको कोई वोट नहीं देने वाला। चौधरी प्रेम सिंह को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, कठुआ से लोकसभा लड़ाया, कठुआ से विधानसभा लड़ाया। जम्मू की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर की। पहले लोकसभा हारे, अब विधानसभा हारे। अब चौधरी प्रेम सिंह कौन है? कठुआ में जब बच्ची का रेप हुआ था, आसिफा उसका नाम था, जब रेप हुआ था और हत्या हुई थी, तो ये रेपिस्टों और हत्यारों के पक्ष में जुलूस निकाल रहे थे।
कोर्ट में केस नहीं होने दे रहे थे, और आज ये कांग्रेस के नेता हो गए। अब ये गांधी और नेहरू की बात करेंगे। ये कंडीशन जो है, जो आरएसएस का स्लीपर सेल भरा हुआ है कांग्रेस के अंदर, इसको बाहर किए बिना कभी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उसके बाद फर्जी सर्वे एजेंसियां हैं, उनका तो कहना ही क्या, कांग्रेस क्या क्या सर्वे एजेंसियों को पालती है उसकी तो बात ही करना बेकार है। और वो सर्वे एजेंसियां जो ईमानदारी से कभी काम करके देती हैं उसको लोकल नेता मानते नहीं हैं। आप जानते हैं कमलनाथ जी के जो बेटे हैं नकुलनाथ जी, एमपी में जो सर्वे एजेंसी का बंदा लेके गया था वो कागज ही फाड़ दिया उन्होंने कि ये सब सर्वे बेकार है। एक और बड़ी जिम्मेदारी है उन नेताओं की जो 10 अकबर रोड पे 24 घंटे जमे रहते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, बड़े बड़े उनके ऑफिस हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो जमीन पर कुछ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली का इंचार्ज जिनको बनाया गया है, बड़ी ऊंची आवाज में गरम गरम बात करते हैं, आज तक एक चुनाव नहीं जीत पाए, कभी कहीं कोई चुनाव नहीं जीता, गुजरात से आते हैं लेकिन पूरी गुंडई चलाते हैं। ऐसे ही लोगों को प्रभारी बना के भेज दिया जाता है, ये 8वां कारण है। जम्मू कश्मीर में जिन भरत सिंह सोलंकी को भेजा गया प्रभारी बना के, उन्होंने कहा मैं तो जम्मू कश्मीर के बारे में ज्यादा जानता ही नहीं हूं। और नहीं जानते हैं तो क्यों प्रभारी बन रहे हैं? ताकि वहां पे जाएं तो बढ़िया होटल में ठहरें, वहां आपकी खूब चमचागिरी हो और सारा कुछ हो। ऐसे लोगों को प्रभारी बनाया जाता है जैसे राज्यपाल बना दिया गया, जबकि होना यह चाहिए कि प्रभारी उप प्रभारी ऐसे लोगों को बनाया जाए जो वहां की राजनीति से अच्छी तरह से परिचित हो और जो जानते हो कि चुनाव कैसे जिताया जाता है। और अब इन सब के बाद ये कहने की जरूरत तो है ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी जो लोग चला रहे हैं, असल में महासचिव और क्या क्या बने बैठे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आइडियोलॉजी के लेवल पे शून्य हैं। गांधी नेहरू की फोटो पे माला चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, इससे ज्यादा उनका विचारधारा से कुछ नहीं लेना है। ये 9 मिलकर कांग्रेस को जब नहीं हरा पाते हैं तब सीन में आता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो सब जानते हैं क्या काम कर रहा है, चुनाव आयोग कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, कैसे राम रहीम को आजाद करने के लिए अनुमति दे दी गई चुनाव के बीच में, ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन उससे तो आप नहीं निपट सकते। चुनाव आयोग तो अब वैसा ही रहेगा। इनसे निपटने की जरूरत थी, इनसे निपटा नहीं गया। बाकी क्या कहा जा रहा है, जाट बनाम गैर जाट हो गया। अगर जाट बनाम गैर जाट हो गया था तो यह बताइए कि दादरी में आप कैसे हार गए, जो जाट बहुल है, और अकेली दादरी तो नहीं है, भादरा है, नलवा है, बरवाला है, जिंद है, नरवाना है, उचाना है, गोहाना है, कितनी सीटें हैं, पलवल की सीट यहीं बगल की है, ये सारी की सारी जाट बहुल सीटें थी। अगर जाट वर्सेस नॉन जाट हुआ है तो आप इन सीटों पर कैसे हार गए? तो ये सवाल सीधे सीधे जाट बनाम गैर जाट का नहीं है। और देखिए अहंकार, राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन हो जाए, लेकिन लोकल लीडरशिप इतने नशे में थी कि उसने आम आदमी से गठबंधन करने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की। नतीजा क्या हुआ, 5 सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले हैं उसकी वजह से कांग्रेस हारी है। उचाना कला है, असंध है, डबवाली है, दादरी है, महेंद्रगढ़ है। अगर आपने समझौता करके 2-3 सीटें दे दी होती, वो 2-3 सीटें वो जीत जाते और उसका फायदा आपको मिलता कि 3-4 सीटों पर जो बहुत नैरो मार्जिन से आप हारे हैं, आप कैंडिडेट की वजह से, वो आप नहीं हारते। अब सबको वोट कटवा कहा जाता है, भाई आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? हमारे देश का संविधान सबको चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। उसके बीच में अपना वोट कैसे मैनेज करना है, किसके साथ गठबंधन बनाना है, किसके साथ टैक्टिकल तरीके से जाकर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है, यही सब चुनावी राजनीति होती है। आप देखिए ना, भाजपा और कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिले हैं, और कांग्रेस का वोट भी बढ़ा है, भाजपा का वोट भी बढ़ा है, दोनों को लगभग बराबर वोटिंग परसेंटेज है दोनों का। लेकिन सीटों का अंतर इतना बड़ा क्यों है? सीट मैनेजमेंट की वजह से है। आप सीट मैनेजमेंट नहीं कर पाए, सीटें गलत लोगों को दी गई, एक दूसरे को हराने की कोशिश की गई, और अहंकार इतना प्रचंड था कि शायद परसों ही शैलजा जी लेने के लिए तैयार थी शपथ, और भूपिंदर सिंह हुड्डा भी शपथ लेने के लिए तैयार थे, और 2-1 लोग और शपथ लेने के लिए तैयार थे। और उसी अहंकार में यह हुआ कि जो ये फैक्टर्स थे इनको आपने नजरअंदाज कर दिया। एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि अब किसी जाति का वोट किसी पार्टी का पूरी तौर पे तय नहीं है। हर वोट बैंक में सेंध लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने। जो उसकी राजनीति है, जो धर्म की राजनीति वो करती है, उसका असर सब पर पड़ता है, चाहे वो दलित हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो।
तो आप आंख मूंद के बैठ जाएंगे कि सबका वोट इनमें से आपको मिल रहा है, दिक्कत होगी। तरीका एक ही है जो राहुल गांधी सुझा रहे थे कि जो बीजेपी विरोधी वोट है उनको कंसोलिडेट करने के लिए कुछ समझौते वगैरह कर लीजिए, लेकिन अहंकार इतना कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। तो हरियाणा में अगर कांग्रेस की हार हुई है तो वो 9 फैक्टर भी उतने ही जिम्मेदार हैं जिनका मैंने जिक्र किया। आपस की लड़ाई, खींचातानी, गलत आदमी को कैंडिडेट देना, सिटिंग अगर एमएलए है तो उसको हर हाल में टिकट देना, ये सारी वो गलतियां हैं जो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी हैं। और ये गलतियां बेसिक तौर पे तो वहां के लोकल नेतृत्व की हैं, लेकिन केंद्रीय जो नेतृत्व है उसको भी सोचना पड़ेगा कि हर जगह यही गलतियां दोहराई जाती हैं, आप खामोश क्यों बैठे रहते हैं। अब थोड़ा चलते हैं जम्मू और कश्मीर की तरफ। जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिशें की थी कि कैसे भी उनका मुख्यमंत्री पहली बार वहां पर बन जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने ऐसा होने नहीं दिया। खासतौर पे अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू रीजन पे मैं आऊंगा, खासतौर पे अगर कश्मीर की बात करें तो वहां क्या किया गया था। इंजीनियर राशिद अली थे जिन्होंने पिछली बार जेल में रहते हुए उमर को चुनाव हरा दिया था, उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया था। पूरा एक माहौल बना था कि इतने दिनों से इंजीनियर राशिद जो है वो जेल में हैं, तो वो ज्यादा बड़े कश्मीरी काज के काम करने वाले हैं। लेकिन इस बार जनता ने जब उनको चुनाव से पहले जेल से रिहा किया गया और वो जो भी काम कर रहे थे वो लगातार दिख रहा था कि सिर्फ और सिर्फ वहां की लोकल पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह को हराने के लिए कर रहे थे, तो जनता ने बहुत कायदे से इस पर ध्यान दिया। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वहां पे रविंद्र रैना साहब, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने तो बाकायदा कहा इस बात को, एक इंटरव्यू में बाकायदा कहा कि हमने वहां कश्मीर के अंदर छोटी छोटी पार्टियों के अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। अपनी पार्टी हो गई, उसके अलावा जमाते इस्लामी के बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे। ये सारी सेटिंग इसलिए की गई थी कि कैसे भी वोट कटे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चुनाव हार जाएं। लेकिन कश्मीर घाटी की जनता ने इस खेल को समझा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत साफ साफ बताया कि 2019 के बाद से जो आप कर रहे हो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और सारे खेल के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जम्मू से आगे नहीं बढ़ पाई। अब जम्मू में जो उसको सीटें मिली हैं, जिसको लेकर बहुत शोर हो रहा है कि जम्मू में सीटें बहुत ज्यादा मिल गई हैं, उन सीटों को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। दरअसल क्या हुआ कि जम्मू और कश्मीर में हुआ था डेलिमिटेशन, यानी नए तरीके से विधानसभाएं बनी थी। आमतौर पे पूरे देश में ये जो डिलिमिटेशन होता है इसमें जनसंख्या के आधार पर चीजें तय की जाती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में तर्क दिया गया कि यहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से तय की जाएगी। और इसीलिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जम्मू रीजन में सीटें ज्यादा बढ़ी, कश्मीर के अंदर बिल्कुल सीटें नहीं बढ़ी, 46 से बढ़कर सिर्फ 47 हुई। जम्मू रीजन में आप देखते हैं तो चाहे वो उधमपुर हो, चाहे डोडा हो, चाहे रामबन हो, इन सारी जगहों पर सीटें बढ़ाई गईं। आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्स्ट्रा सीटें जीती हैं पिछली बार से, वो यही बढ़ाई हुई सीटें हैं जिनको इस तरह से डिजाइन किया गया कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एडवांटेज रहे। कांग्रेस इस पूरे इलाके में फेल हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चौधरी प्रेम सिंह के भरोसे खेल खेलेंगे तो नहीं चलेगा। चौधरी प्रेम सिंह जब भाजपा में थे या उसके साथ थे तो दिन रात मुसलमानों को गाली देते थे और उसी के भरोसे हिंदू वोटों को इकट्ठा करते थे। अब वो नहीं दे सकते हैं तो उनके अपने वोट भी उनको नहीं मिलेंगे। लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है, बुरी तरह से उसकी स्ट्रेटजी फेल हुई है। मैं बधाई देता हूं उमर अब्दुल्ला साहब को, वो नए मुख्यमंत्री वहां पर बनेंगे। महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, उसकी वजह से एक जमाने में जो वो नंबर 2 पार्टी थी वहां की नंबर 1 पार्टी भी रही, वो लगभग साफ हो गई हैं। 4 या 5 सीटें मिली हैं। यहां तक कि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, जो वैसे तो बहुत शानदार महिला लगती हैं, शानदार बातचीत करती हैं, लेकिन चुनाव अपना हार गई हैं। ये भी एक सबक है और सबक तो हरियाणा से भी मिला है कि बीजेपी खुद तो जीत गई, लेकिन बीजेपी के साथ जाने की सजा जेजेपी को ऐसी मिली कि 0 हो गई। जहां उनका उप मुख्यमंत्री था, सरकार में शामिल थे, वहां की राजनीति से वो लगभग गायब हो गए, 0 सीटें हो गई। तो ये भी एक सबक है कि आप बीजेपी से चिपकेंगे तो फाइनली खत्म हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देश में अगर वाकई कांग्रेस बदलाव लाना चाहती है, वाकई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहती है, तो 10 अकबर रोड की जो जोंके हैं उनको हटाना बहुत जरूरी है। जब तक उनको नहीं हटाएंगे, जब तक नए लोगों को सामने लेकर नहीं आएंगे, जब तक इलेक्शन टू इलेक्शन नई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे,
पुराने और चुके हुए नेताओं के भरोसे ऐसे ही चुनाव होंगे जिनमें भाजपा आपको बाद में हराएगी, अंदर के लोग आपको पहले ही हरा देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।